ज्ञानधारा चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। इसके पहले के जो श्रृंखला थी प्रश्नों को सॉल्व करने की, उसमें हमने बात की थी फर्स्ट पेपर की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल से द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। तो इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको हम अलग अलग पार्ट्स के वीडियोज में अपलोड करेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में सस्य संयोजन का आधार दिया हुआ तथा दूसरे में उसके प्रस्तावक दिए हुए हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। जैसे आपका दिया हुआ कि फसलों का सापेक्षिक महत्व और दूसरी तरफ प्रस्तावक में कोपेक है कि अय्यर है कि जॉनसन है या बीवर है, तो आपको बताना है। तो फसलों का जो सापेक्षिक महत्व का जो सिद्धांत दिया या ये आधार दिया वो दिया था जॉनसन महोदय ने, BLC जॉनसन महोदय ने। उसके अलावा फसली क्षेत्र एवं पशुओं की संख्या का जो दिया था, इसके जो प्रस्तावक थे वो थे आपके JT कोपाक। इसके अलावा अधिकतम दूरी का जो प्रस्तावक थे, तो अधिकतम दूरी का जो है वो थे आपके NP अय्यर। इसी तरह से न्यूनतम विचलन का जो सिद्धांत दिया था वो आपका था JC वीवर। तो आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। तो आप पहले नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप इज एसोसिएटेड विद BLC जॉनसन। B. Crop area and number of livestock is JT Kopak. C. Maximum distance NP Ayer. Minimum deviation JC Weaver. तो आपका ये है ना। तो इंग्लिश वर्जन इसलिए अपलोड किया जा रहा है क्योंकि बहुत बार हिंदी वर्जन में आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है कि आपसे पूछा क्या गया है। इसीलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर जरूर सॉल्व करिए, वो भी स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि व्हिटलसी ने विश्व को जितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया वह है द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स into which the world was divided by Whittlesey is। ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 11, 13, 15। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 13 नंबर। अब 13 भागों में विभाजित किया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इन 13 कृषि विभागों को विभाजित करने के उनके आधार क्या रहे हैं, मतलब पैरामीटर्स क्या रहे हैं। तो कुल उनके 5 आधार थे, कौन कौन से थे उनको आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि व्हिटलसी महोदय ने किस सन में, मतलब किस ईयर में कृषि विभागों का विभाजन किया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि द वर्ड सिटी रीजन वाज क्वाइंड बाई, नगर प्रदेश शब्द की रचना किसने की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं टेलर, गार्नियर, गिडीज, नार्दन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गिडीज। क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रधान नगर की जनसंख्या 20 लाख है तो उस क्षेत्र के चतुर्थ कोटि की जनसंख्या कोटि आकार नियम के अनुसार होगी। इफ द प्राइमेट सिटी हैज पॉपुलेशन ऑफ 20 lakhs, the population of fourth rank city in the region according to the rank size rule will be in lakhs. So the options are 80 lakh, 40 lakh, 24 lakh and 5 lakh. So the correct answer is 5 lakh. क्वेश्चन नंबर 5, नगरीय उपांत के विषय में सही कथन है यह है कि select the correct statement about urban fringe that is. So the option is नगर के चारों ओर उसकी प्रशासनिक सीमा से परे क्षेत्र होता है। A zone around the city outside its administrative limit। B. नगर के चारों ओर किंतु उसकी प्रशासनिक सीमा के भीतर का क्षेत्र होता है। A zone around the city but within the administrative limit। C. पूरक नगर होता है and inter urbanization। और D. अंतः नगर होता है एंड इनर्वेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ए नंबर ऑप्शन, कि हमेशा जो अर्बन फ्रिंज होता है वो नगर के चारों ओर उसकी प्रशासनिक सीमा से परे क्षेत्र होता है, मतलब आउटसाइड का क्षेत्र होता है। प्रश्न संख्या 6 जो पूछा गया है कि अधिवास भूगोल के अध्ययन में आनुवांशिक उपागम के प्रेषक थे। जेनेटिक अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी वाज
प्रोपोगेटेड बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं माइजेन महोदय, योनेकुरा महोदय, डाक्सियाडिक्स महोदय या शीफर महोदय। तो आपका जो सही उत्तर है वो है माइजेन महोदय। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत जिस अवधारणा पर आधारित नहीं है वह है द पोस्टुलेटेड ऑन विच क्रिस्टालर्स सेंट्रल प्लेस थियरी इज नॉट बेस्ड इज। ऑप्शन दिए हुए हैं क्षेत्र में सर्वत्र समतल मैदान, तो ये आपका सही है कि होमोजीनियस प्लेन थ्रू आउट द रीजन, ये उन्होंने प्रपोज किया था। आपसे पूछा गया कि कौन सा नहीं था, तो आपको केवल वही सिलेक्ट करना है। दूसरा है क्षेत्र में सर्वत्र समरूप उपजाऊ मृदा, होमोजीनियस सॉइल फर्टिलिटी थ्रू आउट द रीजन। तीसरा है क्षेत्र में सर्वत्र समरूप जलवायु परिस्थितियां, होमोजीनियस क्लाइमेटिक कंडीशन थ्रू आउट द रीजन। तो ये तो नहीं दिया था उन्होंने स्टेटमेंट, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं है। और जो चौथा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्र में सर्वत्र समरूप ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन थ्रू आउट द रीजन। तो ये भी सही है। तो मतलब कि 1, 3 और 4 ये प्रपोज किया था क्रिस्टालर महोदय ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी में, लेकिन जो 3 नंबर है वो प्रपोज नहीं किया था। अब आप मुझे बताइए कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी किस सन में प्रतिपादित की गई। इसके अलावा सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो दी गई वो जर्मनी के किस भाग से संबंधित था, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी जर्मनी, तो आपको उसको बताना है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं कि क्रिस्टालर के अनुसार विपणन सिद्धांत के आधार पर के का मान होता है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टालर द के वैल्यू बेस्ड ऑन द मार्केटिंग प्रिंसिपल इज। ऑप्शन दिए हुए 3, 4, 5, 7। सो द करेक्ट आंसर इज क्या, 3। अब आप बताइए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो के लिए के की जो वैल्यू होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या होता है उसका, तो वो होता है आपका 7। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, मार्केटिंग तो पूछ लिया गया, आपसे पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 4। तो मार्केटिंग के लिए या बाजार के लिए आपका हो गया 3, परिवहन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए 4, प्रशासनिक के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका 7। इसको आप रट लीजिएगा। इसी तरह से आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा कि के की वैल्यू लॉस महोदय के अनुसार कितनी थी बाजार के लिए, परिवहन के लिए तथा आप बताइए प्रशासनिक क्षेत्र के लिए। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है कि वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आरेखी संबंध होता है। अकॉर्डिंग टू वेबर द ग्राफिक फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज। ये आपका 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वक्र रेखी मतलब कर्वी लीनियर, सरल रेखी लीनियर, वृत्ताकार सर्कुलर या लहर रेखी वेवी लीनियर। सो द करेक्ट आंसर इज वक्र रेखी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि ब्रेक ऑफ बल्क से तात्पर्य है। ब्रेक ऑफ बल्क रिफर्स टू। ऑप्शन दिए हुए हैं मार्ग में उत्पाद की टूट फूट, ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्ट इन ट्रांजिट। दूसरा है परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली, ट्रांसफर फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू अनदर। तो यही होता है बल्क ऑफ ब्रेक, जब आप परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली करते हैं। और तीसरे चौथे जो ऑप्शन दिए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो तीसरा चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है कि संग्रहण में उत्पाद की टूट फूट, ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्शन इन स्टोरेज, और चौथा है बिक्री के समय उत्पाद की टूट फूट, ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग सेल। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं कि वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत स्थिति जिसके निकट होती है वह है। अकॉर्डिंग टू वेबर द लीस्ट कॉस्ट लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग यूबिक्यूटस रॉ मटेरियल अकर्स नियर। ऑप्शन दिए हुए हैं बाजार मतलब मार्केट, कच्चे माल का स्रोत सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, बाजार व कच्चे माल के स्रोत के मध्य मिडवे बिटवीन मार्केट एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और चौथा है आपका वाहनांतरण अवस्थिति ट्रांसशिपमेंट लोकेशन। तो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बाजार। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि
डेविड एम स्मिथ ने अपने औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत में जिन तथ्यों को सम्मिलित किया है वो हैं इन द थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन डेविस एम स्मिथ हैज कंसीडर्ड। ऑप्शन दिए हैं बाजारी मांग, मार्केट डिमांड ओनली, उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, बाजारी मांग व परिवहन लागत दोनों, बोथ मार्केट डिमांड एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाजारी मांग व उत्पादन लागत दोनों, बोथ मार्केट डिमांड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, बाजारी मांग व उत्पादन लागत दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि डेविड स्मिथ के अनुसार औद्योगिक अवस्थिति के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र जिन वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से होता है वे हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड स्मिथ, द जोन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन लाइज ऑन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ऑप्शन दिए हुए हैं परिवहन लागत वक्र व बाजारी मांग वक्र, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। दूसरा है क्षेत्रीय लागत वक्र एवं क्षेत्रीय राजस्व वक्र, स्पेस कॉस्ट कर्व एंड स्पेस रेवेन्यू कर्व। तीसरा है कच्चे माल का लागत वक्र व बाजारी मांग वक्र, रॉ मटेरियल कॉस्ट कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। और चौथा है आपका कच्चे माल का लागत वक्र व परिवहन लागत वक्र, रॉ मटेरियल कॉस्ट कर्व एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कर्व। सो द करेक्ट आंसर इज क्षेत्रीय लागत वक्र एवं क्षेत्रीय राजस्व वक्र। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि हूवर के अनुसार उत्पादन लागत के 3 सही अवयव हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं ए नंबर कच्चे माल के एकत्रण की लागत, अकॉर्डिंग टू द हूवर विच आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कलेक्शन। बी नंबर दिया हुआ कि प्रक्रिया की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा है उत्पाद के बाजार तक आपूर्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई टू मार्केट। और डी दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ब्रेकेज मतलब टूट फूट की लागत। तो आपको बताना है कि इसमें से ए बी सी डी में से कौन से 3 सही हैं, मतलब कि कोई एक इसमें से गलत है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो आपका पूरी तरह से गलत है, जबकि ए बी और सी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर प्रश्न आप इसको देखिए कि बहुत एक ग्राफ दिया हुआ है कि नीचे दिए गए मूलभूत परिपथ मतलब फंडामेंटल सर्किट्स है दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ तक दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या करना है, बताना है कि कितने परिपथ हैं। तो आपके इसमें 2 परिपथ है, कौन कौन से हैं, ए बी सी ए। एक ये हो गया, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। एक तो ये इनका परिपथ हो गया कि ए सी डी ए, और दूसरा हमने कौन सा बताया था, ए बी सी ए, मतलब कि 2 परिपथ हो गए। ये आपके 2 सर्किट हैं। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किसी परिवहन तंत्र में मूलभूत परिपथों की संख्या एवं उस तंत्र में अधिकतम संभव परिपथों की संख्या के अनुपात में जो संयोजन सूचकांक होता है उसे कहा जाता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फंडामेंटल सर्किट्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्किट्स एग्जिस्टिंग इन ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क गिव्स द कनेक्टिविटी इंडेक्स। ऑप्शन दिया हुआ कि अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं, गामा कहते हैं या साइक्लोमेट्रिक कहते हैं। तो इसे कहते हैं अल्फा इंडेक्स। अब अल्फा इंडेक्स में आपको याद होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जो पढ़ाया जाता है उसमें आपको एक्सरसाइज कराई जाती है, उसमें अल्फा इंडेक्स निकालना सिखाया जाता है, बीटा इंडेक्स निकालना सिखाया जाता है और इसी तरह से गामा और साइक्लोमेट्रिक इंडेक्स निकालना सिखाया जाता है। तो इनको हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे, इसको डिटेल में आपसे एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर कि मार्कोव चेन प्रतिमान में यह माना जाता है कि भावी परिस्थितियां निर्भर करती हैं। इन मार्कोव चेन मॉडल इट इज एज्यूम्ड दैट फ्यूचर स्टेट्स डिपेंड ऑन द। ऑप्शन दिए हुए पिछली सभी घटनाओं के माध्य अंक पर, मीन स्कोर ऑफ प्रीसीडिंग इवेंट्स। दूसरा है कालक्रम की प्रथम परिस्थिति पर, फर्स्ट स्टेज इन सीक्वेंस। तीसरा है तुरंत पिछले घटनाक्रम पर, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट प्रेसिडेड इट। और जो चौथा है वह केवल वर्तमान परिस्थिति पर, प्रेजेंट स्टेट ओनली। सो द करेक्ट आंसर इज केवल वर्तमान परिस्थिति पर।
क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं कि पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध की स्थिति में संबंधित प्रतीपगमन रेखा बनती है। इन केस ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन द रिलेटेड रिग्रेशन लाइन रन्स। ऑप्शन दिए हुए हैं बाएं नीचे से दाएं ऊपर, फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। दूसरा है बाएं ऊपर से दाएं नीचे, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। तीसरा है एक्स अक्ष के समानांतर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई अक्ष के समानांतर पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो द करेक्ट आंसर इज 2 नंबर कि बाएं ऊपर से नीचे दाएं की ओर, फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। अब आप इसी में से मुझे बताइएगा, क्लियरली बताइएगा कि अगर पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता तो जो रिग्रेशन लाइन है वो कैसे फॉलो होती। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे जो पूछा गया कि लारेंज वक्र में समवितरण रेखा एक्स वाई अक्षों के क्रमशः जिन प्रतिशत बिंदुओं को जोड़ती है वे हैं। इन लारेंज कर्व द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइंस द परसेंटेज पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन दिए हुए हैं 0 तथा 0, 100 तथा 0, 0 तथा 100, 100 तथा 100। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका 0 तथा 100। अगला जो प्रश्न पूछा गया और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसमें हम लोग केवल 20 ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर आगे की वीडियो में हम लोग और ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया कि धनात्मक या ऋणात्मक वैषम्य वाले वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप होता है। When the distribution of positively or negatively skewed, the best measure of central tendency is। ऑप्शन दिए हुए हैं माध्यिका मतलब मीडियन, बहुलक मतलब मोड, माध्य मीन, माध्य व बहुलक मीन एंड मोड। सो द करेक्ट आंसर इज माध्यिका। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो 20 प्रश्न सॉल्व कराए गए ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। वो कोई भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या कॉलेज लेक्चर की एग्जाम हो या आपका स्कूल लेक्चर का एग्जाम हो या कोई पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो चाहे यूपी का हो, इस तरह से किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें आप अगर पेपर सॉल्व किए हुए हैं तो एक आइडिया आपको रहता है कि हाँ इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और जो भी प्रश्न सॉल्व करने के पश्चात आपको लगे कि हाँ ज्योग्राफी का ये पार्ट मेरा वीक है, फॉर इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेरा वीक है या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का पोर्शन मेरा वीक है, तो उसकी टेक्स्ट बुक उठा के आपको चीजों को पढ़ना है। अगर आपको जो चीजें आ रही हैं, मान लीजिए कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से आती है, तो उसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर करना है। हम लोग गलती यही करते हैं ज्यादातर कि हमें जो आता है उसको पढ़ने में ज्यादा मन लगता है, जो नहीं आता उसको हम बायकॉट कर देते हैं। लेकिन इस मेंटेलिटी को आपको चेंज करना होगा अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। आगे आपकी मर्जी। तो आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, जिससे कि आपको जानकारियां मिल सकें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि अधिक से अधिक ऑडियंस तक पहुंच सके। धन्यवाद।